और प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन बताए थे कि जब प्रकाश किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं? क्योंकि यह एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में आपको पूछा जाएगा कि ठीक है कि प्रकाश के परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है और आपतन कोण परावर्तन के कोण के सदैव का होता है, बराबर होता है। कोई चिकनी या चमकीली सतह है, यहाँ से हम प्रकाश को क्या करिए कि उस पर प्रकाश को आपतित किए, तो आपतित किए तो उसी माध्यम से प्रकाश क्या हो गया, लौट गया। अब यहाँ से देखने वाली बात है कि जितना कोण पर हम आपतित करते हैं उतना ही कोण पर परावर्तित भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ इस फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है और आपतन जो कोण बन रहा है परावर्तन कोण के सदैव का होता है, बराबर होता है। अब प्रतिबिंब के बारे में समझिए कि प्रतिबिंब क्या है। तो देखिए प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज, इमेज का मतलब होता है छाया। ठीक है, किसी चीज का इमेज बनना प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो इसका परिभाषा लिख सकते हैं आप कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब भी 2 प्रकार के बनता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के बनता है? 2 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? एक का नाम है वास्तविक प्रतिबिंब और एक का नाम है काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या याद रखना है? वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। सबसे पहले वास्तविक, यानी इसको कहते हैं रियल इमेज, यानी रियल में बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तो समझिए कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रतिबिंब आपको याद हो जाएगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो जिस बिंदु पर मिलती है, मिलेगी, मिलती है, एकदम सेम टू सेम परिभाषा प्रतिबिंब के जैसा ही है। तो जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और यहाँ आभासी प्रतिबिंब क्या है? केवल ये वाला बोल देना है कि मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए सेम टू सेम इसी के जैसा है, प्रतिबिंब के जैसा है। जब प्रतिबिंब आपको याद हो जाएगा तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब याद हो जाएगा। देखिए एकदम सेम टू सेम कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग सीधी लाइन से खींच लेते हैं, परंतु आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब जहाँ बनता है उसको हम डॉट डॉट लाइन से दर्शाते हैं। ठीक है, अब आता है वास्तविक और प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो देखिए इसमें लिखवाए हैं कि यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, यानी किरण के वास्तविक कटान, और यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। काल्पनिक का मतलब होता है डॉट डॉट लाइन से। ठीक है, यह वास्तविक कटान से बनेगा वास्तव में, और यह डॉट डॉट लाइन से दर्शाएंगे इसको, यानी यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। आगे कि यह दर्पण के सामने बनता है। जब भी बनेगा यह, तो वास्तविक प्रतिबिंब यह दर्पण के कहाँ बनता है? सामने बनता है। ठीक है, और यह दर्पण के पीछे बनता है। जो डॉट डॉट से बनता है वो कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। आगे यह जो प्रतिबिंब होता है सदैव उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? सदैव उल्टा होता है, और यह सदैव क्या होता है? सीधा बनता है। यह उल्टा बनता है, यह सीधा बनता है। अब अगला कि इस प्रतिबिंब को चाहे इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इस प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
ठीक है। पहला का बोलना है कि यह किरणों के वास्तविक कटांश से का आभासी कटांश से, दर्पण के सामने, दर्पण के पीछे, सदैव उल्टा बनता है या सदैव सीधा बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब आता है दर्पण, कि दर्पण क्या है। तो देखिए, दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं मिरर। तो दर्पण के बारे में समझिए कि दर्पण वह प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश का परावर्तन एक निश्चित नियम के अनुसार करता है, दर्पण कहलाता है। कि दर्पण वह प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश का परावर्तन एक निश्चित नियम के अनुसार करता है, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार करता हो जो प्रकाशीय यंत्र, उसी को हम क्या कहेंगे, दर्पण कहें। दर्पण के प्रकार, देखिए दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होता है। दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के, दो प्रकार के होता है। पहला तो होता है समतल दर्पण। पहला कौन होता है, समतल दर्पण। और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले समतल दर्पण के बारे में समझते हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल यानी बराबर हो, जिसका परावर्तक जो सतह होना चाहिए उस समतल यानी बराबर होना चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। ठीक है। यहाँ समतल दर्पण को इस तरह से हम लोग ऐसे बनाते हैं। ठीक है, इस समतल दर्पण हो गया। इस जो डॉट 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 ऐसे ऐसे किया, पाई पारा गया है, इसका मतलब होता है पीछे के जो रंगा हुआ भाग रहता है ना, जिसको रजतित किया हुआ रहता है, ठीक है, कलई किया रहता है, वही भाग दर्शाया गया है। अब जानिए कि समतल दर्पण में क्या होता है। तो समतल दर्पण में सदैव याद रखिए कि समतल दर्पण एक नंबर में पूछेगा कि इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। तो समतल दर्पण में सदैव वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, कि जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है। आगे, समतल दर्पण में हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। कि समतल दर्पण में हमेशा सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण समझते हैं कि क्या है। तो गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ किसी खोखले गोले का भाग हो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो होना चाहिए वो किसी खोखले गोले का एक भाग हो, उसी को हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। यानी जो गोलीय दर्पण रहता है वो एक गोला का भाग रहता है। देखिए, मान के चलते ही गोलीय दर्पण है। ठीक है, और यहाँ से एक भाग बाहर से रजदित, यहाँ से रंग दिए, और एक भाग अंदर से रंग दिए, और बीच में अगर हम इस दर्पण को हटा दें तो यहाँ से आपको ये खोखला गोला है, तो एक भाग यहाँ जो दिखाई देगा आपको वो हो जाएगा अवतल दर्पण, और एक भाग उठा हुआ जो भाग दिखाई देगा वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण जो होता है ना, वो गोलीय दर्पण के दो प्रकार होता है। पहला तो अवतल दर्पण होता है और दूसरा उत्तल दर्पण। पहला अवतल दर्पण और दूसरा कौन होता है, उत्तल दर्पण। तो देखिए, अवतल दर्पण क्या है। तो अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हो, यानी कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हो, उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ से परावर्तक पृष्ठ ही वाला कहते हैं, जो ये सब चिन्हा किया हुआ है वो है रंगा हुआ भाग। तो जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हो ना, उसी को हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, जैसे में एक चम्मच ले लीजिए। चम्मच कैसा होता है, देख सकते हैं, जैसा कि चम्मच के जो परावर्तक जो धंसा हुआ भाग रहेगा अंदर की तरफ धंसा रहेगा, और जो भाग उठा हुआ रहेगा पीछे का भाग, ठीक है, वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, यानी आपको याद रखना है अवतल माने धंसल। क्या याद रखना है, अवतल का मतलब धंसल। यानी हम आपको याद करने का टेक्निक बता दे रहे हैं कि जैसे वैसा दर्पण अगर आ गया कि अवतल दर्पण के परिभाषा दे, तो क्या याद रहेगा, तब लिखिएगा।
तो वो अवतल दर्पण के क्या लिखना है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हो। तो अवतल का मतलब धंसल और उत्तल का मतलब उठल, यही याद रखना है आपको। अवतल का मतलब धंसल और उत्तल का मतलब उठल। कि उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उठा हो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ का हो, उठा हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए ये सब रंगा हुआ भाग है, इधर पीछे का रंगा भाग है और बाहर की तरफ क्या है, उठा हुआ भाग है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। अभी भी एक क्वेश्चन है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हमेशा अंतर पूछता है, ठीक है। एग्जाम के दृष्टि से भी यही क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर क्या है। तो यही बोला है, पहला अंतर लिखवाए है कि इसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा होता है। पहला क्या है कि इसका परावर्तक सतह, किसका, अवतल, अवतल का मतलब धंसल, इसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा होता है, ठीक। इसका परावर्तक सतह देख सकते हैं बाहर की तरफ क्या होता है, उठा हुआ रहता है। अब इसकी फोकस ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की जो फोकस होती है ना, वो ऋणात्मक होती है। आगे बताएंगे क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण में जो होता है वो बाईं ओर फोकस दूरी होता है, अब बाईं ओर क्या होता है, ऋणात्मक होता है। दाईं ओर बनेगा तो क्या होगा, धनात्मक होगा। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है। आगे इसकी फोकस धनात्मक, इसमें वास्तविक एवं आभासी दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और आभासी, दोनों प्रकार के। इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब चाहे आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें केवल क्या बनते हैं, आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। आगे देखिए, इसमें जो होता है बड़ा, छोटा एवं वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। इसमें बड़ा, छोटा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। और इसमें जो होता है हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, ये भी एक नंबर में पूछता है। और इसे क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। आगे है प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन, तो देखिए प्रकाश के विवर्तन के बारे में कि यदि प्रकाश के पथ में रखी गई अपारदर्शी वस्तुएं, यदि प्रकाश के पथ में रखी गई अपारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं किसे कहते हैं, जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो सके, ठीक है। तो प्रकाश के पथ में रखी गई अपारदर्शी वस्तुएं और जो भी अत्यंत छोटी हो, ठीक है, अत्यंत क्या हो, छोटी हो, तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। कि यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के सामने हो, यानी दो समतल दर्पण है और एक दूसरे के सामने रखा गया है। जैसे में देखते होंगे कभी सैलून में जाते होंगे बाल बनाने, तो क्या करता है कि एक दर्पण को दूसरे दर्पण के सामने रख देता है। तो वही कह रहा है कि यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के सामने हो तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला है कि 360/n, 360/n होता है। देखिए यहाँ से अगर यदि प्रतिबिंब विषम संख्या आ गया तो वही उसका आंसर होगा। अगर प्रतिबिंब सम संख्या आ गया तो उस 360 में जितना भी n रहेगा, n से भाग करके कटा के सम संख्या बार में कटेगा, तो एक घटा के लिखते हैं।